अमरावती में उदयपुर जैसी घटना को लेकर जांच तेज हो गई है। एनआईए की टीम जांच के लिए अमरावती पहुंची है। 21 जून की रात अमरावती शहर में मेडिकल कारोबारी उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई थी। क्या अमरावती में भी उदयपुर जैसी घटना हुई? एनआईए जांच से सच आएगा सामने। अमरावती में 21 जून को कारोबारी उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्यारों ने धारदार हथियार से उमेश कोल्हे की गर्दन पर वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे का कहना है कि उमेश कोल्हे की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा के कुछ पोस्ट वायरल किए थे। राजस्थान में जो घटना हुई है वैसी ही घटना अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या करके की गई है और उमेश कोल्हे ने कुछ पोस्ट वायरल की गई थी, नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था और उसके लिए उसकी हत्या हुई, ऐसे उनके पहचानने वालों का कयास है। तथा अमरावती में 10 लोगों को नुपुर शर्मा की पोस्ट वायरल करने के लिए उनको थ्रेट किया गया है, धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। उमेश कोल्हे दवा व्यापारी थे और घटना के दिन रात में वो दुकान से घर लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक हत्या के कारण का अभी पता नहीं लगा है। तो अमरावती मामले में जिस तरीके से कई बातें सामने आ रही हैं, इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि दवा कारोबारी की हुई हत्या को लेकर अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। आरती सिंह के मुताबिक दवा कारोबारी उमेश कोल्हे की हत्या नुपुर शर्मा की पोस्ट के समर्थन में हुई है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने यह दावा किया है। एबीपी न्यूज़ पे से बात करने के लिए शुक्रिया। मैम, जो ये मर्डर हुआ है, इनिशियल जांच किस ओर इशारा कर रही है? ये क्या नुपुर शर्मा के पोस्ट की वजह से ही ये हत्या की गई है? अभी तक हमने इस केस में 6 एक्यूज्ड अरेस्ट किए हैं और इनके बयान और जो बाकी एविडेंसेस है उससे दूसरा और कोई मोटिव एस्टैब्लिश नहीं हो रहा। सिर्फ उनके बयान और बाकी एविडेंसेस है। नुपुर शर्मा की सपोर्ट की पोस्ट जो जिनका मर्डर हुआ उन्होंने फॉरवर्ड की थी, इस वजह से उनकी हत्या की गई है, ऐसा अभी तक की जांच में सामने है। क्या मैम इस मामले की जांच एनआईए को हैंडओवर कर दी गई है कि अभी भी हम ही जांच कर रहे हैं? अभी हम ही जांच कर रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो ये अमरावती की कमिश्नर हैं जिनसे हमारे संवाददाता सूरज ओझा ने बात की और आपने सुना कि उन्होंने क्या बताया इस पूरे मामले को लेकर। तो अमरावती में उदयपुर जैसे कांड पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत की अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने। उन्होंने मुझसे जब थोड़ी देर पहले बात की तो उन्होंने एक बड़ा दावा किया और कहा कि पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है। आपको उनकी पूरी बात सुनाते हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उस चिट्ठी को लेकर, जो चिट्ठी आपने लिखी है जिसमें आपने कहा है कि ये पुलिस की नाकामी है जिस वजह से अमरावती में जो हत्या हुई है। आपने क्या मांग की है और आप क्यों ऐसी मांग कर रही हैं? आपको क्यों लगता है कि ये पुलिस की नाकामी की वजह से हुआ? मैं आपको ये बताना चाहूंगी, कुछ महीने पहले भी हमारे अमरावती में जो मेरा संसदीय क्षेत्र है वहां पर बहुत हिंदू मुस्लिम्स के राइट्स हुए थे। तब भी मैंने बहुत जोर से इसकी आवाज उठाई थी। तब भी मैंने मांग की थी कि इस दंगों के पीछे, इस राइट्स के पीछे किनका हाथ है। पर तब भी इसके ऊपर इंक्वायरी राज्य ने कुछ की नहीं और जो गुनहगार थे जिन्होंने ये प्रकरण बनाया था तब भी इस तरीके से हुआ था। तो इसलिए इमीडिएट जब ये घटना हुई हमारे अमरावती में और घटना के बाद जब मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से बात की, जो अधिकारी उनसे बात की, तो उनका यही कहना है कि ये रॉबरी का केस है, रॉबरी का है, चोरी करने के मंशा से ये सब घटना हुई गई है। तो तब मैंने उनके परिवार से, उनके परिजनों से, उनके बेटे से, जो कुले साहब के बेटे हैं, उनसे बात की। मैंने कहा ये उनका किसी के साथ में दुश्मनी थी या किसी के साथ में प्रॉब्लम थी या कोई अनबन थी जिसके कारण ये सब हुआ है। पहले हमने उसकी इंक्वायरी निकाली, हमने उनसे परिजनों से बात की, बेटे से बात की और उसके बाद उन्होंने कहा, सभी ने ये कहा और परिजनों ने भी, उनके आस पड़ोस के लोगों ने भी ये कहा, बहुत सज्जन किस्म के व्यक्ति थे, काम और घर, घर और काम
सिर्फ इतना ही वो करते थे। तो उसके बाद जब मैंने पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा ये चोरी की मंशा से की गई है। अगर ये चोरी की मंशा से ये घटना को अंजाम दिया गया था तो जो उनके बेटे मुझे बताइए, प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं पूरे क्राइम में, जो भी चोरी की मंशा से करता है तो किसके पास पैसे हैं, कौन दुकान से पैसे लेके निकला है, पैसे तो बेटे के पास थे, फिर इन्हें क्यों मारा गया? अगर चोरी की मंशा से थे, 11 दिन से 12 दिन से पुलिस डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के अमरावती की वो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो आरती सिंह है, जो अमरावती की सीपी हैं, और जो गार्जियन मिनिस्टर थी वो कांग्रेस को बिलोंग करने वाली गार्जियन मिनिस्टर थी, उन्होंने ये प्रकरण बाहर क्यों नहीं आने दिया? बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपनी जगह बनाने की रणनीति के तहत 18 साल बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में पहले दिन क्या हुआ और इसके क्या मायने हैं, एक रिपोर्ट देखिए। दक्षिण विजय के संकल्प के साथ हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 19 राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासवाद ने परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को हराया है। इन 8 वर्षों के कार्यकाल में 45 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तानियों को आर्थिक रूप से सशक्त किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण पर प्रस्ताव लाए गए। कल पीएम मोदी का भाषण होगा। माना जा रहा है कि पीएम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के सामने जीत का रोड मैप रखेंगे। राजनीतिक पटल पर राष्ट्र के उत्थान का ये संकल्प प्रधानमंत्री जी का मात्र 8 वर्षों की सेवा तक सीमित नहीं है। 20 वर्षों तक सतत संवैधानिक पद पर रहकर प्रधानमंत्री जी ने समाज कल्याण, गरीबों के उत्थान के लिए जितने भी कार्य किए, वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। हैदराबाद में 18 साल बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। ये बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव और अगले साल तेलंगाना में होने जा रहे विधानसभा चुनाव, दोनों के लिहाज से बीजेपी के लिए अहम है। बीजेपी चाहती है कि केसीआर को हराकर कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कमल खिले। साथ ही दक्षिण के 5 राज्यों में मौजूद 100 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर भी पार्टी की नजर है। तो 2 दिवसीय बीजेपी की कार्यकारिणी समिति की बैठक है और इस बैठक में क्या कुछ होने जा रहा है, इसकी जानकारी खुद आज स्मृति ईरानी ने सामने आकर की है। और देखिए, इसी तरीके से शुरुआत हो रही है ये मिशन दक्षिण की। कोशिश बीजेपी की यही है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर पश्चिम बिहार इलाके में बिल्डर अमित गोयल की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बड़ी खबर इस वक्त की, बदमाश बताया जा रहा है कि कार में आए थे और बिल्डर को गोली मारकर फरार हो गए हैं। पुलिस की 9 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। तो बिल्डर अमित गोयल की हत्या कर दी गई। कार में सवार होकर आए बदमाशों ने बिल्डर को गोली मारी और फिर फरार हो गए। पुलिस की जांच शुरू हो गई है। 9 अलग अलग टीमों को लगाया गया है आरोपियों की तलाश के लिए। वरुण जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो बिल्डर है वो अपनी गाड़ी से घर से निकले थे किसी काम के लिए, तभी कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उनको घेरा और उसके बाद उनके ऊपर सरेआम गोली चला दी। 4 से 5 राउंड फायरिंग की। उसके बाद जो बदमाश है वो फरार हो गए। अस्पताल जब बिल्डर को लेकर जाया गया, वहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल हत्यारे कौन थे, किस मकसद से, क्या उनका मोटिव था, उसका पुलिस पता लगाने में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने करीब 6 से 7 टीमें बनाई है जो कि इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जी, अब जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया, 9 टीमें बताई जा रही हैं वरुण की आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस अब तक कुछ बता पा रही है कि आखिर ये किस तरह का मामला है? देखिए, पुलिस परिवार से भी पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि कुछ एनिमिटी थी
दुश्मनी चल रही थी किसी से, और इसी के चलते पुलिस को लग रहा है कि हो सकता है दुश्मनी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया हो। पैसों के लेन देन की भी कुछ बात सामने आ रही है, लेकिन बदमाश किस मकसद से वहां पर पहुंचे थे, क्या उनका मकसद था, क्यों उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ये तो गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ दुश्मनी और पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही है। जी ठीक है, नजर रखिएगा वरुण। फिलहाल शुक्रिया आपका इस खबर के लिए। तो बिल्डर की हत्या कर दी गई है और 9 टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इस बैठक में परिवारवादी राजनीति पर भी चर्चा हो रही है। मिशन साउथ में बीजेपी की नजर तेलंगाना पर है। तेलंगाना में बीजेपी का असर भी बढ़ रहा है। ऐसे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। एक रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के मिशन साउथ की शुरुआत तेलंगाना से हुई, तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी आक्रामक मोड में आ गए। आपको बीजेपी के मिशन साउथ की पूरी जानकारी भी देंगे, लेकिन पहले देखिए केसीआर कैसे आक्रामक हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद पहुंचे, तो मुख्यमंत्री केसीआर उनकी अगवानी करने नहीं पहुंचे। प्रोटोकॉल के हिसाब से केसीआर ने अपने अधिकारी प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए भेजे, जबकि शिष्टाचार के हिसाब से जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में आ रहे हो तो वहां के मुख्यमंत्री अगवानी करने पहुंच सकते हैं और केसीआर भी उनकी अगवानी करने जा सकते थे। लेकिन जब विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैदराबाद पहुंचे, तो केसीआर उनकी अगवानी करने पहुंच गए। यशवंत सिन्हा के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में केसीआर ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं आप, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, राज्यों के सरकार को गिराने में आप व्यस्त है। अब तक नौ सरकारें आपने गिराई है, यह आपके रिकॉर्ड में है। क्या हो रहा है इस देश में? आज जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है गलत किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में देश को खामोश नहीं रहना चाहिए। हम इतना ही कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप विपक्षी दलों के नेताओं पे गला फाड़ फाड़ के गलत आरोप लगाते हैं, उसी प्रकार से जो संबोधित करने वाले हैदराबाद सभा को, उसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दरअसल पीएम पर हमला और विपक्ष को एकजुट होने का आह्वान करना केसीआर की राजनीतिक बौखलाहट बताता है। इसके कारण भी जानिए। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की नजर तेलंगाना पर है। 2019 लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी ने 17 में से 4 सीटें जीत राज्य में अपनी बढ़ रही ताकत दिखाई। 2020 में हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 48 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। ये ग्रास रूट स्तर पर बीजेपी की बढ़ती ताकत का उदाहरण है। बीजेपी तेलंगाना की राजनीति में वंशवाद पर काफी समय से आक्रामक है। देश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इस देश की राजनीति से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों नासूरों को उखाड़कर फेंकने का काम हुआ है। 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बनने के बाद से ही तेलंगाना राष्ट्र समिति और इसके मुखिया के चंद्रशेखर राव राज्य की सत्ता पे काबिज हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केसीआर विपक्ष का बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से राज्य में बीजेपी ने अपना प्रभाव बढ़ाया है, उससे साफ है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में केसीआर के लिए राह आसान नहीं होगी। देखिए, बीजेपी जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक कर रही है, उसके बाद यहां पर आपने सुना कि कैसे खलबलाहट, तो देखिए खलबली जो है वो तो मची है। बहरहाल केसीआर के प्रधानमंत्री पर हमले भी आपने सुने। उसके बाद एक अजीब संयोग बना है। प्रवर्तन निदेशालय ने केसीआर के करीबी और टीआरएस सांसद की संपत्ति अटैच कर दी है। ईडी ने एमपी नामा नागेश्वर की 105 संपत्ति अटैच की है।
बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। केसीआर के करीबी और टीआरएस सांसद के खिलाफ ईडी की ये बड़ी कार्रवाई। ईडी ने एमपी नामा नागेश्वर की संपत्ति अटैच की है। केसीआर के करीबी माने जाते हैं, टीआरएस के सांसद हैं। प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई हुई है इनके खिलाफ। केसीआर के प्रधानमंत्री पर हमले के बाद जिस तरह से ये कार्रवाई हुई वो एक अजीब सा संयोग बनाती हुई दिखाई दे रही है। 2024 अभी दूर है, लेकिन बीजेपी अभी से मिशन मोड में आ गई है। आम चुनाव की तैयारी को धार देने के लिए मिशन साउथ पर हैं पीएम मोदी। लेकिन दक्षिण भारत का रुख करने से पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात को नए सिरे से सेट कर दिया है। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे के सीएम पद पर ताजपोशी के साथ महाराष्ट्र में 2024 के लिए बीजेपी ने जो चुनावी बिसात बिछाई है उसकी काट फिलहाल विरोधियों को नजर नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी ने शिंदे को आगे करके ऐसी डेढ़ चाल चली है जिसके निशाने पर एक तरफ शिवसेना है तो दूसरी तरफ शरद पवार। सत्ता के इस खेल में किसकी होगी जीत और किसे मिलेगी मात? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बाजीराव साबित होंगे एकनाथ? महाराष्ट्र में सियासत के दाव पेच पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, बीजेपी के बाजीराव। मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा यानी प्रधानमंत्री बाजीराव ने 18वीं सदी के शुरुआत में अपने रण कौशल के दम पर साम्राज्य की सरहदों को नई मंजिलें दी। वहीं अपने नेतृत्व से मराठा साम्राज्य को एक वक्त सर्वशक्तिमान बना दिया था। सन 1720 से 1740 तक करीब 20 सालों तक पेशवा बाजीराव ने सत्ता की बिसात पर ऐसी चालें चली जिसने मुगल हुकूमत की चूलें हिलाकर रख दी। करीब 300 साल बाद महाराष्ट्र की सरजमीन पर सत्ता की ऐसी ही एक और जंग लड़ी जा रही है। हालांकि इस जंग का स्वरूप बदल चुका है। और इसके किरदार भी अलग हैं, लेकिन सत्ता की बिसात पर एक किरदार ऐसा है जो नजर आता है आज के युग का बाजीराव। ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है। शिवसेना से बगावत करके और बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे क्या बन गए हैं बीजेपी के बाजीराव? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी ने बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्हीं के हाथों में थमा दी है सत्ता की तलवार। खुद को शिव सैनिक बताने वाले एकनाथ शिंदे के निशाने पर सबसे पहले कौन है और किस पर वो कर रहे हैं वार पर वार? ये बात भी अभी किसी से छुपी नहीं है और इसीलिए सवाल ये भी है कि क्या अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे बीजेपी के बाजीराव? मैं शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हूँ और जनता के दिल का मुख्यमंत्री हूँ और निश्चित रूप से जनता के लिए मैं बहुत काम करूँगा और इसके ऊपर मैं अभी पूरी स्पष्टता से कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, समय पर जरूर बोलूँगा। शिवसैनिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री हा तसा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री नाही, कारण शिवसेनेला बाजूला ठेवून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होऊ शकत नहीं। महाराष्ट्र के राजनीतिक मैदान में सेनाएं नए सिरे से सज चुकी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घेराबंदी भी अब नए सिरे से हो रही है। नया मिशन है, नई योजना है, नई तैयारी है और मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे के लिए ये एक नई पारी है। लेकिन शिंदे के मिशन इम्पॉसिबल की बात से पहले सत्ता की बिसात पर बीजेपी के बाजीराव बनने की उनकी कहानी पर नजर डालना भी जरूरी है। आखिर कैसे आखिरी वक्त में पलट गई बाजी और देवेंद्र फडणवीस की जगह हो गई शिंदे की ताजपोशी। वो फडणवीस सर है, उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ क्योंकि उनकी उसमें अहम भूमिका रही है
खबरें सामने निकल कर आई कि जब उन्हें ये बताया गया तो उनकी आंखें एकदम नम हो गई, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। अचानक इस तरह से फैसला क्यों बदला गया? वो पार्टी का उनका मामला है। उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे पार्टी ने बहुत बड़ा बनाया, सर्वोच्च पद पर बिठाया। अभी पार्टी कहती है तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी है, तो पार्टी का आदेश मेरे लिए अंतिम है। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती तो शिवसेना आरोप लगाती कि मराठा के ऊपर ब्राह्मण को तरजीह दी गई। शिवसेना भी एकनाथ से सवाल करती कि मंत्री बनने के लिए बगावत क्यों की। महाराष्ट्र में करीब 3% ब्राह्मण वोट हैं और ये भी एक वजह है कि मराठा नेता एकनाथ शिंदे के आगे ब्राह्मण समाज से आने वाले देवेंद्र फडणवीस का सत्ता आखिरी वक्त में कट गया। देवेंद्र फडणवीस हो या गडकरी हो, उनको एक ब्राह्मण नेता के रूप में देखा जाता है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी तब तक सत्ता सीधे हासिल नहीं कर सकती जब तक उनके साथ मराठा वर्ग उसका मदद ना कर रहा हो। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय बॉडी है, उन्होंने सोच समझ के फैसला किया कि 2024 के जो चुनाव है उसमें हमें ये दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जो मराठी मानुष कहें या मराठा खासतौर से जो वर्ग है वहां पर, खासतौर से जो महाराष्ट्र की जो ग्रामीण आबादी है, जो खेतीहर आबादी है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। दरअसल एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने महाराष्ट्र में सियासी गेम प्लान का पहला कदम उठाया है। बीजेपी की नजर महाराष्ट्र के मराठा कार्ड पर है। एक तो मराठा कार्ड उन्होंने खेला, शिंदे मराठा है और मराठा 30% मराठा वोटिंग है, तो शरद पवार को एक बार शह देने का प्रयास करेंगे जो मराठा की राजनीति करते हैं। और दूसरा, शिवसेना का मुख्यमंत्री देकर उन्होंने शिवसेना को जो कैडर है उसको कंफ्यूज करने का प्रयास किया, तो उनके दोनों पर्पज सॉल्व हो जाते हैं। एक तरफ से उन्होंने मराठा कैडर के नाम से उसको, मराठा नेता के नाम से उसको शह दिया और शिवसेना के कैडर को कंफ्यूज करने का एक प्रयास किया। एकनाथ शिंदे को उन्होंने लाया है और हो सकता है कल जाके अगर ये गठबंधन की राजनीति का जो उनका मेन इंटेंशन है शिवसेना को खत्म करना, वो पूरा होने के बाद वो हो सकता है कि कल बीजेपी में मर्ज हो जाए। तो बीजेपी में मर्ज होने के लिए बाद वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में बीजेपी का एक महाराष्ट्र का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। और आपने देखा होगा कि गुजरात हो, हरियाणा हो, वहां के चीफ मिनिस्टर के इतना उनका कद इतना बड़ा नहीं था जितना वो सीएम बने जिस वक्त बने, लेकिन बाद में वो एक नेता कद्दावर नेता करके सामने आए। मराठा शब्द का मतलब ही पावर यानी ताकत से है और लड़ाकू समुदाय के तौर पर पहचान रखने वाले मराठा महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी बड़ी ताकत है, इसका अंदाजा इसी से हो जाता है कि महाराष्ट्र की कुल आबादी का 33% मराठा है। महाराष्ट्र के 19 में से 10 मुख्यमंत्री इसी समुदाय से बने हैं। करीब 40% विधायक इसी समुदाय से चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं और महाराष्ट्र के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों की सहकारी संस्थाओं और कॉरपोरेशन पर इसी समाज का कब्जा है। मराठा वोट की इसी ताकत की वजह से 2019 के चुनाव में जहां शिवसेना ने 39% मराठा समाज के लोगों को टिकट दिए, वहीं एनसीपी ने 28, बीजेपी ने 20 और कांग्रेस ने 9% मराठा लोगों को टिकट बांटे। साल 1950 से लेकर 1980 तक मराठा वोट ज्यादातर कांग्रेस के पक्ष में जाते थे। वहीं 1980 के बाद धीरे धीरे ये शिवसेना और बाद में शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन 2014 के बाद से ज्यादा मराठा कुंभी वोट बीजेपी के पाले में जाते नजर आए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा वोट के इसी असर को देखते हुए बीजेपी ने मराठा नेता एकनाथ शिंदे पर बड़ा दांव खेल दिया है और वो बन गए हैं बीजेपी के बाजीराव। दरअसल बीजेपी एकनाथ शिंदे को सत्ता की ताकत देकर जहां शिवसेना को कमजोर करना चाहती है, वहीं 2024 के चुनाव में मराठा नेता शरद पवार पर करना चाहती है जबरदस्त प्रहार। पहला उद्देश्य शिवसेना की सफाई का ही है, क्योंकि शिवसेना के हाव भाव बर्ताव
जब मुंडे महाजन थे महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभावी, उस समय ही बर्दाश्त किए जाते थे, उस समय भी बर्दाश्त करने लायक नहीं थे। और कम से कम संघ और जो नागपुर लॉबी है, चाहे वो फडणवीस हो या गडकरी हो, ये कभी भी इस बात को पसंद नहीं करते थे कि एक लेवल से आगे साष्टांग दंडवत हो जाया जाए मातोश्री में जाकर के। तो पहला उद्देश्य तो शिवसेना की सफाई का, और ये कोई राजनीति में ये कुछ अनैतिक नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना हिंदूवादी राजनीति के कॉम्पिटिटर हैं। 30 सालों से साथ होने के बावजूद दोनों ये खूब जानते हैं कि किसी एक के बढ़ने का मतलब दूसरे का कम होना है। चुनावी आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे साल दर साल शिवसेना सिमटती चली गई और बीजेपी महाराष्ट्र में मजबूत हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना भी समझ गई थी कि अगर सीएम की कुर्सी फिर बीजेपी के हाथ में गई तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और यही वजह है कि 2019 में उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। लेकिन महाराष्ट्र के बदले राजनीतिक हालात में बीजेपी अब शिवसेना को खत्म किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। और यही वजह है कि शिवसेना को खत्म करने के लिए बीजेपी ने शिंदे को अपना बाजीराव बनाया है। मी एकनाथ संभाजी शिंदे। अब लड़ाई शिवसेना पर कब्जे की है, बाला साहेब ठाकरे की विरासत की है, जिसमें एक तरफ शिंदे गुट है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे खड़े हैं। शिवसैनिकों के बीच छिड़ी इस राजनीतिक जंग में किसकी होगी जीत और किसे मिलेगी हार, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होने वाला है। कहीं ना कहीं ये भाजपा के मन में है कि वहां पर बीजेपी वर्सेस अदर्स रहे, वो सबसे बड़ी पार्टी है। और क्योंकि भाजपा का जो मूल एक तरीके का उनका जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व है और शिवसेना की आइडियोलॉजी भी हिंदुत्व है। और कहीं अगर हम देखें 91 से लेकर के जब मुंबई दंगे हुए और ब्लास्ट हुए और जो व्यक्तित्व बाला साहब ठाकरे का रहा, तो शिवसेना का जो हिंदुत्व है वो भाजपा से बहुत कड़ा हिंदुत्व रहा है। लेकिन हाँ, इस वक्त बीजेपी का जो एक लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटजी है वो यही है कि शिवसेना कमजोर हो जाए और ये जो हिंदुत्व का वोट बैंक है उसका बंटवारा ना हो, वो सीधा हमारे पास रहे। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि बीजेपी अभी ये परखना चाहती है कि बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की कुर्सी और पार्टी छीनने पर महाराष्ट्र की जनता कैसे रिएक्ट करती है। चुनाव में अगर इसका उल्टा असर पड़ा तो नतीजे सिर्फ शिंदे और उनके गुट को भुगतने होंगे। सरकार का चेहरा न होने की वजह से बीजेपी काफी हद तक खुद को इससे बचा लेगी। लेकिन अब सेना को लड़ना होगा बीजेपी से, और बीजेपी के सामने जो महाभारत में जो भीष्म का वध हुआ था तो अर्जुन ने बाण चलाए थे, सामने कोई और था। तो इसमें सामने शिंदे को रखेंगे, वध प्रयास करेंगे शिवसेना का करने के। मैं वो शब्द यूज नहीं करना था क्योंकि मुझे किसी मतलब एक एग्जाम्पल दिया मैंने। मैं एकनाथ शिंदे को बहुत अच्छा इंसान मानता हूँ तो लेकिन ऐसा एकनाथ शिंदे को के कंधे से तीर चलेगा। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के दांव की एक और वजह एशिया के सबसे अमीर नगर निगम बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी पर कब्जे की लड़ाई है। बीजेपी का प्रमुख एजेंडा शिवसेना से बीएमसी को छीनना है। इस साल सितंबर में बीएमसी के चुनाव होने हैं और इनमें बीजेपी की नजरें शिवसेना के वोट बैंक को कमजोर करने की है। दरअसल मुंबई में शिवसेना की ताकत बीएमसी में उसकी मजबूत पकड़ से ही आती है। शिवसेना 1985 में बीएमसी में सत्ता में आई थी और तब से बीएमसी पर उसका कब्जा बरकरार है। 2017 के चुनावों में बीएमसी पर कब्जे के लिए शिवसेना और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई हुई थी और 227 सीटों में से शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली थी। शिंदे का फुटप्रिंट जो है ठाणे और पालघर, ये तो पालघर का भी कुछ एरिया, पालघर भी पूरा नहीं कह सकते, यहाँ से ज्यादा शिंदे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। महाराष्ट्र में 127 कारपोरेशन है, महानगर पालिका है, उनमें से 6 कारपोरेशन ऐसे हैं जहाँ के कारपोरेटर्स ने कहा कि हम शिंदे के साथ जा सकते हैं।
वो उसी बेल्ट की है। बाकी 21 कारपोरेशन जो है, जहाँ पे 1-2 जगह पे शिवसेना है भी नहीं, वहाँ के तमाम कारपोरेटर्स इंक्लूडिंग मुंबई सारे के सारे उद्धव ठाकरे के साथ है। ये इंडिकेट करता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि कैडर उनके साथ जाए। इसके पहले भी एक मुख्यमंत्री छोड़ के चले गए, मतलब नारायण राणे मुख्यमंत्री थे, लेकिन शिवसेना मुख्यमंत्री के साथ नहीं गई, शिवसेना ठाकरे के साथ रही। ये शिंदे जी आए हैं, उनके साथ कुछ एमएलए आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र का सीएम ये बहुत बड़ा पद है, तो ये सरकार का परफॉर्मेंस दिखाना, ये अलायंस वर्कआउट होता है वो देखना, क्योंकि जो लोग आए हैं वो अगर अलग से गुट बना के बैठेंगे तो जो लोग आए हैं उसमें से कुछ वापस भी जा सकते हैं, तो कल जाके फिर से शिवसेना को ताकत न दे वो लोग। इसलिए मुझे लगता है कि उनको बहुत बड़ा रोल निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी की ये रणनीति सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए नहीं थी, उनको शिवसेना को महाराष्ट्र की राजनीति से हमेशा के लिए निकालना, ये उनका सपना है। मुंबई महानगर क्षेत्र में अब बीजेपी को एक पके पकाए मराठा नेता एकनाथ शिंदे के रूप में मिल गए हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र में शिंदे का मजबूत प्रभाव है। एमएमआर क्षेत्र में बीजेपी के पास नेता तो हैं, लेकिन शिंदे के तोड़ का नेता कोई नहीं था। मुंबई महानगर क्षेत्र में 7 बड़ी महानगर पालिकाएं, 60 विधानसभा सीटें और 10 लोकसभा सीटें आती हैं। इतने बड़े इलाके में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की ताकत मिलकर बड़ा खेल कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि सीएम की ताकत से लैस एकनाथ शिंदे क्या शिवसेना पर काबिज हो सकेंगे? क्या शरद पवार को पछाड़कर मराठा वोटों पर अपना प्रभाव बढ़ा सकेंगे? इन सवालों का जवाब अगर हां होगा, तभी बीजेपी के मिशन 2024 के लिए एकनाथ शिंदे साबित हो सकते हैं बीजेपी के बाजीराव। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।